We are fortunate to have some esteemed guests in between us today, and I would like to begin by introducing Colonel RSN Singh sir. He is a retired military intelligence officer and has also served in India's External Intelligence Agency Research and Analysis Wing. He is a prolific author of several books, including Asian Strategic and Military Perspective, The Military Factor in Pakistan, and The Unmaking of Nepal. His latest work, Know the Anti-National, provides insight into the motives and tactics of those who work against the interests of India. I request him to share his thoughts with us today. मैं अपनी बात हिंदी में ही जारी रखूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सत्य है वो पहुंचनी चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, आज से कुछ साल पहले, कम से कम 1 या 1.5 दशक पहले, हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते थे, हम सनातनी लोग, क्योंकि संचार की जो सुविधाएं थी वो बहुत सीमित थी, और जो साधन थे संचार के, आपको मालूम है कि उस पे वामपंथियों का कब्जा था। लेकिन आज इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक पैरेलल एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया है, और वो बहुत ज़बरदस्त कंटेस्ट कर रहा है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं, ये होम मिनिस्ट्री के साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत हिंदू टेरर को अनरेवल करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, मनी साहब ने। लेकिन मुझे याद है कि मैं एक बार सेंटर ऑफ लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ में बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि आज देखते हैं, ये मैंने सारे वो एक फ्लो चार्ट बनाया, और फ्लो चार्ट जब मैंने बनाया तो मुझे पता नहीं, जैसे वो यूरेका मोमेंट होता है, आफ्टर 15 मिनट्स सब कुछ क्लियर हो गया। और मेरे साथ वो क्लॉस के जो डायरेक्टर थे, मेजर जनरल ध्रुव कटोच, एक ही साथ हमने कहा कि द लास्ट वर्ड हैज नॉट बीन सेड ऑन करकरे। ठीक है ना, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगा, इशारा काफी है। ठीक है, तो ये वहाँ मुझे याद है उन दिनों अर्नब गोस्वामी टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, और उस समय एनीबडी हु वेंट ऑन नेशनल टाइम्स नाउ ऑन हिज डिबेट, ही बिकेम एन इंस्टेंट सेलिब्रिटी। तो मैं काफ़ी बार जा चुका था। एक दिन मैंने उनको बोला कि देखिए, आपने जब भी मुझे बुलाया है मैं आया हूँ यहाँ पे, लेकिन आज आपसे एक फेवर मांगता हूँ कि मुझे 3 मिनट अनइंटरप्टेड आप दे दीजिए। एंड थैंकफुली उन्होंने 3 मिनट मुझे दिया, और मैंने उसमें सारा हिंदू टेरर का मैंने प्लॉट उनको वहाँ पे पूरे नेशन के सामने मैंने बता दिया। फिर मैंने बाकी कई उदय इंडिया वगैरह में मैंने कई आर्टिकल्स उस पे लिखे। लेकिन उसके बाद से क्या है कि उसके बाद मनी साहब ने किताब भी लिखी, और कई किताबें अब आ रही हैं। अभी मधु किश्वर जी ने एक किताब लिखी है कठुआ, उस पे मैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैं जब नया नया फौज में भर्ती हुआ था तो हमारा जो टास्क था, हमारे काउंटर अटैक के
टास्क था ये सामा से गुरदासपुर तक, तो 2-2 महीने 3-3 महीने उधर रहता था। तो वो इम्प्रेशंस जो हैं अभी भी बहुत बहुत ताज़ा हैं। तो उस किताब के ज़रिए उस किताब के ज़रिए उन्होंने, मधु किश्वर जी ने उसको कंटेस्ट किया है। ये पूरा जो ये आपसे इतना ही मैं बता सकता हूँ उस किताब के बारे में कि ये पूरी जो ये घटना की जो फैब्रिकेशन थी, जो रचना हुई थी, वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि हिंदुओं को तो ये कश्मीर से भगा दिया था इन्होंने, और अभी इनका प्लान था कि इस केस के ज़रिए, ये कठुआ केस को क्रिएट करने के, जितने हिंदू जो जम्मू रीजन में हैं उनको भगा दिया जाए। और मैं और पुष्पेंद्र जी अभी 2-3 दौरा किया था हमने जम्मू में, तो वहाँ पे लोग जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि सर अगर ये 370 नहीं हटता तो हमने बिल्कुल यहाँ से पलायन करने का सोच लिया था। और बहुत देर हुई साहब 370 हटाने में। मैं उस दिन एक अम्बेर खान नाम की एक महिला, पाकिस्तानी महिला, वो आरिफ अज़ाकिया के उसके प्रोग्राम पे मैं सुन रहा था। वो सिंध की यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री की में थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और कहा कि जिस दिन कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन हुआ था उसी दिन 370 हट जाना चाहिए था, या अगर उस समय नहीं कर पाए तो जब वो विवादित ढांचा जब अयोध्या में गिरा था उस दिन 370 हट जाना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि हमको ये जो हिंदू जेनोसाइड जो है, हम बात ही नहीं करते। हमने कभी आवाज उठाई है हिंदू जेनोसाइड की? और हम अपना दर्द बयान करने में इतने हिचकिचाते हैं और इतनी देर कर देते हैं। इट टेक्स यू 3 decades to sensitize you about the plight of the Hindus who made an exodus from Kashmir. 3 दशक आपको लग गए, और वो भी एक पिक्चर जब आपको दिखाई गई तब। और ये भी बता दूं कि अगर उस पिक्चर ने 300 करोड़ प्लस का जो बिजनेस अगर नहीं किया होता तो बहुत से हमारे ही अपने बीच में लोगों हैं, उनकी रुचि कुछ नहीं रहती उस पिक्चर में। इट्स अ शेम, येट्स इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि दैट एक मूवी जिसमें कोई बहुत एस्टैब्लिश्ड हीरोइन नहीं है, इतने लोग देख रहे हैं, ये लोगों का ये पेंट अप इमोशन है। उसके बाद आपको 1.5 दशक लग गए ये केरला के स्टोरी बताने में। डायरेक्ट एक्शन डे की कहानी कौन, अभी वो भी कोई सोच रहा है बनाने की? उसके पहले मोपला रिबेलियन की किसी ने आज तक कहानी नहीं बताई। शर्म की बात। और आप देखिए कि हम कितने डिफेंसिव हैं, लेकिन अगर किसी चीज को रिविजिट किया गया तो वो है, जैसा आपने कहा, वो ट्रेन गोधरा, वो साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाने का, उसको बार बार लोग रिविजिट कर रहे हैं। तो कमी कहाँ, हम में क्या कमी है, इस पर हमको गौर करना होगा। और आज मैं, चूंकि ये कर्नाटका का अभी चुनाव हुआ है, नतीजे आए हैं, और मैं बड़े गौर से मैं कुछ उस अध्ययन कर रहा था, और मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने रिजल्ट्स देखा कि जिसने भी अपनी विचारधारा छोड़ी वो डूब गया। जो अपने विचारधारा पे कायम हुआ रहा वो सफल हुआ। आपको मैं
उडुपी जिला जहाँ पे ये पूरा ये बुर्का वाला जो पूरा कंट्रोवर्सी था, उस जिले में बीजेपी ने सारी सीटें जीती है। ठीक है, एक उसमें से एक जो मेन लीडर जो थे, मैं नाम, ही हैज वन, हाँ, he one of them has won by 32,000 votes। तो ये अपनी आप अगर विचारधारा देखिए, इलेक्शंस टेम्परामेंटल चीज होते हैं, इलेक्शंस आएंगे जाएंगे, उसमें कोई बहुत आज आप थोड़ी देर के लिए कोई डिप्रेस्ड होगा, कल को खुशी होगा, ये चलता रहता है। लेकिन आपकी अगर विचारधारा में आप कमजोर पड़ गए तो फिर नोबडी कैन हेल्प यू, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये देखिए, एक मैं आज एक परवेज हुडूबॉय का एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं। ही इज अ साइंटिस्ट पाकिस्तान का एंड अ वेरी वेल नोन कॉलमनिस्ट आल्सो। तो परवेज हुडूबॉय एक कहते कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बस से कंपेयर किया है। कोई भी नेशन स्टेट, कोई स्टेट, एक बस, वो क्या होता है, एक बस में पैसेंजर होते हैं, उस पैसेंजर में से आप एक चालक चुनते हैं, ड्राइवर। वो स्टीयरिंग पे कौन स्टीयरिंग पे बैठेगा, वो तो किसी नेता को ही आपको चुनना पड़ेगा। अब वो नेता ये डिसाइड करना है कि मैंने किस स्पीड से ले जाना है, कहां रुकना है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो तय करता है। लेकिन पाकिस्तान में वो कहता है कि ड्राइवर तो फौज चुनती है। अच्छा, फिर क्या होता है, एक चेसिस होता है, एक बॉडी होता है। तो चेसिस और बॉडी है वो फौज होती है, लेकिन वहां की फौज वो बॉडी का मतलब वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो जाके वो इंटीरियर बन गई जाके वो बस की। ठीक है ना, वो देखते हैं ना अंदर में लाइट्स वाइट्स पूरे, वो मतलब वो इंटीरियर पे उनका ज्यादा ध्यान रहे। और तीसरा चीज है इंजन, कि अगर आपका इंजन ठीक है तो आप किसी भी दुर्गम पहाड़ को निगोशिएट कर सकते हो। अगर आपका इंजन ठीक नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे देश को बुलाते हो कि चलो थोड़ी मेरी गाड़ी में हाथ लगा दो, तो ठेल दो, है, मैं इसको निगोशिएट कर लेता हूँ। और आखिरी में है फ्यूल। बिना ईंधन के तो कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। और फ्यूल क्या है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। और इस ब्रेन में, पाकिस्तानी ब्रेन में जिहाद का भूसा भरा हुआ है। वो गाड़ी चलेगी कैसे? और वो ही भूसा हमारे यहां भी भरा हुआ है, वही भूसा हमारे यहां भी भरा हुआ है। और आप उसको ये कर, लेकिन हम फिर भी हम आगे की तरफ तत्पर हैं, जबकि जो ईंधन में वो भूसा बायोफ्यूल का काम नहीं कर रहा है, वो उसको पोल्यूट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम, डिस्पाइट दैट, वी आर एडवांसिंग। तो देवियों और सज्जनों, आप देखिए, और ये पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है कि इस देश का बंटवारा हुआ, हमको एक खंडित काशी मिला और पाकिस्तान को इस्लाम का नया काबा। और आज देखिए काशी कहां है और काबा कहां है। तो देखिए, ऐसा है कि मैं अब ये रैशनलिस्ट वाली, मैं पूरे सब्जेक्ट पे आता हूं। आखिर ऐसा क्यों है कि जब ये आप रैशनलिस्ट की बात करते हैं, जितने रैशनलिस्ट है ना, मतलब इट इज अ बाइनरी विथ हिंदूज। रैशनलिस्ट मीन्स रैशनलिस्ट वर्सेस सनातन, ठीक है ना।
वो बाइनरी में रैशनलिस्ट वर्सेस इस्लाम नहीं है, रैशनलिस्ट वर्सेस चर्च नहीं है. द बाइनरी इज रैशनलिस्ट वर्सेस इस्लाम, सॉरी हिंदू. तो पता नहीं हम ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाते हैं, और हमारे डिफेंसिव होने के कारण ऐसे ऐसे केसेस क्रिएट किए जाते हैं, हम पर थोपा जाता है और हिंदू टेरर बनाया जाता है. और पूरी दुनिया को देवियों और सज्जनों आज बताने की जरूरत है कि अगर सनातनी अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है, रैशनलिस्ट नहीं है, तो बाकी लोग स्टोन एज में रह रहे हैं. क्योंकि सनातन मैं चुनौती देता हूं कि सनातन की कोई एक पूजा पद्धति या रहन सहन का तरीका आप बताएं जो कि कॉमन है इस पूरे देश में, उसका कोई अवैज्ञानिक आधार हो. क्योंकि आप जानते नहीं है तो आपकी मूर्खता के बारे में क्या कहा जा सकता है. आप किस रैशनलिज्म की बात करते हो. डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, और मैं चुनौती के साथ आपको कहता हूं कि क्या मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है. When I am talking about the empirical proofs, that is cause and effect. There are 1100 basic formulations एलोपैथी में, आपको मैं बता रहा हूं, जिसमें केवल 44 जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो बेसिक बुनियाद जिस पे है, वो केवल इंपेरिकल उस पे है. बाकी वो जितने मतलब बाकी जो हैं, इट इज ऑल ऑन हिट एंड ट्रायल. हैज साइंस बीन एबल टू फाइंड एन एंटीडोट टू कोरोना? लोग अस्पताल में गए, और मेरी अपनी वो है कि जो गया वो मरा, जो नहीं गया वो बचा. तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको इतना डिमोरलाइज मत करो भाई. जब भगवान राम का वो क्या कहते हैं कि गुरुजी हमसे ज्यादा जानते हैं इसमें, करेक्ट मी, राम जी की जब पैदा हुए थे तो 7.5 ही कुछ था उस समय, हाँ जो भी था, बट एक मैं कह रहा हूं कि यू कैन कैलकुलेट, ठीक है ना. मैं कहीं सुना हूं इसका कि 7.5 ढाई का कुछ उनका था. प्लानेटोरियम सॉफ्टवेयर से इसको चेक भी किया जा चुका है. जी. तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप वो सुधांशु त्रिवेदी ऐसी चीजें बहुत उन्होंने रिसर्च कर रखी है. उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ जो है हर 12 साल में क्यों होता है. जुपिटर जब एक साइकिल करता है 12 साल में, हाँ? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब हमारे यहाँ when there was no telescope, there was nothing, how did they know? How did they know? And all these rationalists should have first attacked the Bible, which says that the earth is flat. आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी भी there is a society in America, the earth is flat society. And I have met pilots जो कहते हैं यार कि they still believe in that. कुरान कहता है कि धरती चपटी है. बाइबल कहता है टिल गुड अबाउट 11th-12th सेंचुरी वो कहते थे कि नहीं समुद्र में मत जाओ, ज्यादा दूर जाओगे तो गिर जाओगे, नीचे गिर जाओगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो हम लोगों को ये बताया गया ना, जो मोस्ट साइंटिफिक पीपल, और मैं बता दूं व्हाट इज हमको, व्हाट डू वी इंप्लाई बाय सनातन, एटर्नल. कोई चीज जो अवैज्ञानिक हो वो क्या बिना विज्ञान के, और जो चीज अवैज्ञानिक होगी वो तो मर जाएगी, उसका अंत हो जाएगा. बिकॉज इट इज बेस्ड
ऑन साइंस, इट इज बेस्ड ऑन सम लॉज, इसीलिए सनातन जिंदा है। और जहाँ तक कि ये आपने जिनका दाभोलकर और वो गौरी लंकेश, एक बार उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ ट्वीट किया था, पता नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं था, बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन ये बताइए कि ये कौन नहीं जानता कि जितने नक्सली होते हैं ना, इनके आपस में इनकी जो दुश्मनी जो है ना, आप वहाँ ले लीजिए, झारखंड में तृतीय प्रस्तुतिकरण समिति, ठीक है ना, उनके बीच में इंटरनेसाइन वॉर चल रहा है। आप उधर चलिए, बंगाल में 2 गुट बन गए थे, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। आप छत्तीसगढ़ में ये बताइए कि वहां क्या, वो किसको मार रहे हैं? वो अपने ही ट्राइबल लोग को, जो उनको कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो रैशनलिस्ट लोग थे, क्या इनके अंदर, इस किताब में लिखा हो क्या, इसके अंदर इनके दुश्मन नहीं, इसका खुद का भाई इसका दुश्मन हो गया था? तो ये चीजें भाई, जब आप इस तलवार के रास्ते पे चलोगे, और बाय द वे ये सब के सब ये मर्डरर्स हैं, माओइस्ट, और उससे ज्यादा मर्डरर्स हैं ये जो अर्बन नक्सल्स जो है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में रोज जाकर खड़े हो जाते हैं, और उनको जज साहब, मैं कभी कभी सोचता हूं, माफ कीजिएगा विष्णु साहब, बहुत लोग हैं। नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक व्यक्ति रोज पीआईएल पे खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति करोड़ों रुपया लेता है, वो जज साहब, उन वकीलों का चरित्र पूरा देश जानता है, और जो जज उनको इतना आदर और सत्कार देते हैं, वो माफ कीजिएगा, वो उनसे भी ज्यादा चरित्रहीन है। सर सिर्फ 1 रुपया जुर्माना करते हैं, वो उससे भी ज्यादा, वो हर सुबह, उसको मालूम है, एक आता है हर पीआईएल में जिसने कहा कश्मीर दे दो, एक दुनिया के जो सबसे बड़े टेररिस्ट है उसको बचाने चले। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप किसी को भी आप जाकर आप डिफेंड करें, जो करना है करें, बट फिर आप पॉलिटिक्स में मत रहिए, बिकॉज इफ अ पॉलिटिशियन गोज इनसाइड द कोर्ट, my lords, he is not a lawyer, he is a fixer. True. He is a fixer. आपको राज्यसभा भी चाहिए, कभी इस पार्टी से, कभी उस पार्टी से, और फिर आप जाके वहां पर आप जजेस के, सॉरी, लॉयर्स के बिहाफ में भी आप अपोलोजाइज करने लगते हो। आर यू अपोलोजाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ समाजवादी पार्टी और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया? तो उससे क्या होता है, और माननीय जज साहब लोग से मेरा विनती है कि बड़ा अच्छा हो रहा है ये सब जो, और सुनिए, ये ना, ये अंग्रेजी से ज्यादा इंटिमिडेट मत कीजिए लोगों को। अब कोई अंग्रेजी से ना, अब थोड़ा राष्ट्रभाषा में आप भी इंटिमिडेट होना शुरू हो जाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। ये पूरा ये सिलसिला चल चुका है, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आप जानते नहीं हैं कि इसका कॉशनरी इफेक्ट क्या होता है लोगों को। लोग पहले जिस सहूलियत से किसी को भी अंदर कर देते थे, हिंदू टेरर बना देते थे, किसी को पकड़, मैं ये नहीं कहता अभी नहीं होगा, लेकिन पहले से काफी मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपके इस योगदान के लिए आई एम ग्रेटफुल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर योर कंट्रीब्यूशन, एंड द नेशन
Thank you very much. Thank you so much, sir, for making us aware about all such incidents that were not disclosed to us before. Thank you.